हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 26 दिसंबर का करंट अफेयर। करंट अफेयर की शुरुआत हम थॉट से करते हैं। कल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी और जिसे हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। उनकी बहुत ही फेमस कुछ पंक्तियां हैं। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही व वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। ये पंक्तियाँ हम एस्पिरेंट्स को भी काफ़ी मोटिवेट करती हैं, क्योंकि हमारी भी कुछ ऐसी ही जर्नी है कि कभी हार होती है कभी जीत होती है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है पहली बार वीर बाल दिवस कब मनाया गया। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, आज के ही दिन 26 दिसंबर 2022 में, चूँकि ये पहली बार मनाया जा रहा है तो पहली पहली बार कोई भी चीज़ होती है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो पहली बार मनाया जा रहा है क्या है, वीर बाल दिवस। इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। भारत में हर वर्ष मनाया जाएगा 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। मोदी सरकार ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए यह फैसला लिया है। वीर साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके दो बेटे थे, तो दोनों ने 26 दिसंबर 1705 को उनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मनाही की थी। तो उनके बलिदान को याद करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है कब, 26 दिसंबर को। आई होप आपको याद हो गया होगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। इस वर्ष आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वहाँ पर वीर बाल दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर शब्द कीर्तन, जो सिख धर्म में आपने सुना होगा शब्द कीर्तन होते हैं, तो वो कीर्तन बच्चों को बहादुरी के किस्से सुनाए जाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के जो दोनों बेटे थे, जिनका क्या नाम था, एक का नाम था उनके नाम थे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनके बलिदान को बताया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी कौन से थे, 10वें नंबर के गुरु थे और इन्होंने क्या की थी, खालसा पंथ की स्थापना की थी। और K5, आपने सिख धर्म में K5 का नाम सुना होगा, जिसमें क्या क्या आता है, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कंघा। इस तरीके से 5 चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा इनको। ये K5 के नाम से जाने जाते हैं और इनका काफ़ी महत्व होता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पिताजी थे तेग बहादुर सिंह, उन्हें क्या कहा जाता है, हिंद की चादर कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि पहली बार कोई चीज़ होगी तो वो करंट अफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक होगी। तो भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर, गोवा में किया जा रहा है। अब गोवा की बात आई है तो हम पूरा गोवा को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको लगेगा आप अभी अभी गोवा से होकर आए हैं। चलिए, सीएम कौन है, तो वो हैं प्रमोद सावंत जी। फिर गोवा सबसे पहले 1961 तक पुर्तगालियों के निवेश में था। उसके बाद पुर्तगाल से इसको स्वतंत्र कराया गया गोवा को। तो याद रखिएगा 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 में क्या हुआ, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया। अभी गोवा क्यों चर्चा में है, तो गोवा वैसे अपने बीचेस के लिए जाना जाता है, वो तो आपको पता ही है, लेकिन हम यहाँ पर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जीएसटी संग्रहालय बना है जिसका नाम क्या है, धरोहर। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और गोवा क्यों चर्चा में रहा, तो आपने पढ़ा है, हम रोज़ ही डिस्कस करते हैं कि हर घर नल से जल का जो टारगेट है उसे कंप्लीट करने वाला 100% फर्स्ट स्टेट बना है गोवा। और रेबीज़ फ्री होने वाला जो राज्य बना है वो भी गोवा है। और याद रखिएगा, तो ये गोवा से रिलेटेड फैक्ट थे। और आपसे 2 फेमस खिलाड़ी हैं टेबल टेनिस के, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि मनिका बत्रा का संबंध किससे है, तो ये टेबल टेनिस की काफ़ी फेमस प्लेयर हैं। और शरत कमल, ये नाम तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। शरत कमल
इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे अधिक मेडल लाने वाले व्यक्ति थे शरद कमल। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि 2022 का जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो किसे दिया जाएगा। तो जो 2022 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड है वो शरद कमल को ही दिया जाएगा। इसमें कितनी राशि मिलती है, तो 25 लाख रुपए इसकी प्राइज मनी है। और इससे क्या पूछा जा सकता है कि इसके पहले जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता था, आपने अगर इसके पहले पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो सबसे बड़ा अवार्ड खेलों की जगत में होता था वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था। लेकिन वर्तमान में जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने मेजर ध्यानचंद अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम परिवर्तित कर दिया है और क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लद्दाखी नववर्ष किस नाम से जाना जाता है। तो जो लद्दाखी नववर्ष है ये लोसर फेस्टिवल या लोसर महोत्सव के नाम से जाना जाता है, जिसका आयोजन लद्दाख में किया जाता है। और ये कब से स्टार्ट होगा, 25 दिसंबर से लेके 15 दिन तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो याद रखना है। फिर लद्दाख की बात आई है तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और इसका जो फैक्ट है वो क्या है कि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस फेस्टिवल का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। स्पुतनिक गस्टर ये भी वहाँ का एक फेस्टिवल होता है, इसका आयोजन भी कहाँ किया जाता है, लद्दाख में किया जाता है। तो इतने फैक्ट आपको लद्दाख से रिलेटेड पता होने चाहिए। फिर हमारा पड़ोसी राष्ट्र नेपाल, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो आपने देखा होगा कि नेपाल में स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है और हर 2-4 महीने वहाँ के पीएम चेंज होते रहते हैं। तो अभी जो वहाँ के पीएम बने हैं वो बने हैं पुष्प कुमार दहल। याद रखिएगा ये पुष्पा नहीं है, ये है पुष्प कुमार दहल। पुष्प कुमार दहल जो है इनको प्रचंड नाम से भी जाना जाता है। तो ये बन चुके हैं नेपाल के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, विद्या देवी भंडारी जी यहाँ की राष्ट्रपति हैं। अब देखिए नेपाल क्या है, भारत और चीन के बीच में स्थित है। तो ये हमेशा इस चीज़ का, अपनी लोकेशन का, अपनी ज्योग्राफी का फ़ायदा उठाता है। देखिए अगर हम ये भारत का मैप कुछ इस तरीके से है तो यहाँ पर है नेपाल स्थित, और ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बाकी स्टेट हैं, और यहाँ पर चाइना है। तो जब भी नेपाल अगर भारत के साथ कुछ अच्छा संबंध नहीं है तो ये नेपाल के पास चला जाता है, चीन के पास चला जाता है। और चीन की यदि इसकी कुछ कहा सुनी होती है तो ये भारत के पास आ जाता है। तो नेपाल में कुछ इस तरीके का माहौल बना रहता है। तो नेपाल क्या है, बफर का मतलब क्या होता है, बफर स्टेट, ये खाने वाला बफर नहीं है। ये बफर स्टेट का मतलब होता है कि जो दो चीज़ों के बीच में होता है वो होता है बफर। फिर तुर्की ने अपना नाम बदल के, अभी ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि तुर्की ने अपना नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो तुर्की ने अपना नाम बदल के तुर्कीये कर दिया है। अब तुर्की नहीं होगा, अब तुर्कीये होगा। तुर्की की राजधानी क्या है, तो तुर्की की राजधानी अंकारा है। और यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो वो तुर्की को कहा जाता है। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का अध्यक्ष अभी कौन नियुक्त हुआ है, तो वो हुए हैं हेमंत गुप्ता। ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, याद रखिए हेमंत गुप्ता। अभी जब कर्नाटका में हिजाब वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, आपने देखा होगा स्कूल में हिजाब वाला केस आया था, तो उसका जजमेंट देने वाले जो सीजे थे वो कौन थे, वो हेमंत गुप्ता थे। तो इनका नाम याद रखना है आपको। ये क्या होता है, इंटरनेशनल मीडिएटर सेंटर क्या होता है। देखिए अगर कोई भी विवाद होता है, मान लीजिए दो लोगों के बीच में विवाद होता है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास डायरेक्टली इतने सारे मैटर ऑलरेडी होते हैं कि वो सारे केसेस को नहीं सुन सकते। तो पहले जो ये मीडिएटर सेंटर होते हैं यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। फिर यदि यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, प्रॉपर जजमेंट नहीं मिलता, तो फिर वो हायर अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल की बात चल रही है, तो इंटरनेशनल मध्यस्थता केंद्र कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में है। ये भी पूछा जा सकता है। और इसके जो हेड नियुक्त हुए हैं वो हुए हैं हेमंत गुप्ता। तो आई होप आपको ये फैक्ट क्लियर होते जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर 100% स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कौन सा बना है। आप जानते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्ति को लेकर काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि 8 मार्च को कौन सा दिवस रहता है, तो इंटरनेशनल विमेंस डे रहता है।
तो ये 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क बन रहा है हैदराबाद में। और जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये गुजरात में शुरू हो रहा है। फिर एक और महत्वपूर्ण दिवस जिसे नेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। याद रखिएगा 24 दिसंबर का दिन ही क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 24 दिसंबर 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो शुरुआत हुई थी, तो 24 दिसंबर 1986 को इसीलिए 24 दिसंबर को मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब का है, तो 1986 का है, इसको भी याद रखिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसके तहत उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। अभी हम ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब से मना रहे हैं, तो ये 2000 से मना रहे हैं, इसको भी याद रखिएगा, सन 2000 से। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब होता है, तो डोंट कंफ्यूज, क्योंकि आप यहाँ पर 24 दिसंबर और 15 मार्च आपको दोनों ही ऑप्शन एग्जाम में मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि 15 मार्च को है वो विश्व उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिवस है और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिवस है। तो इस तरीके से आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना। जैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस अलग 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो जब आप डेली ये इम्पोर्टेंट डेज़ को रिवाइज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और आपने पढ़ा ही होगा, मैंने कल दिसंबर माह के सारे इम्पोर्टेंट डेज़ डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने पूरा 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक सारे इम्पोर्टेंट डेट डिस्कस किए हैं, क्योंकि दिसंबर माह लास्ट मंथ होता है साल का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे डेफिनेटली देख लीजिएगा। फिर 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। आप जानते हैं कि अभी भारत की जो विश्व की जनसंख्या है वो कितनी हो गई है, 8 अरब हो चुकी है। तो इस वर्ष की जो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है, उसकी जो थीम रखी गई थी वो भी यही थी, 8 अरब। और ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। फिर 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ये मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन, अभी हमने जो कंज्यूमर डे वाला पढ़ा था, तो देखिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। समस्त देशवासियों को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस की बधाई, ये बोला गया था, तो ये आपको याद रखना है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिणी अय्यर एक नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, कि रोहिणी अय्यर पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो रोहिणी अय्यर 2022 के लिए जो पुरस्कार के लिए चुना गया है वो है सैथ रिचम संगतम। इनका संबंध नागालैंड से है और इनका एक फाउंडेशन है बेटर लाइफ फाउंडेशन। लाइफ को बेटर करने के लिए इनका फाउंडेशन चलता है, तो बेटर लाइफ फाउंडेशन की स्थापना की थी इन्होंने। क्या नाम है, रोहिणी अय्यर पुरस्कार मिला है सैथरिम संगीतम को। ये नाम रोहिणी अय्यर, देखिए मनरेगा तो नो डाउट आप सभी ने सुना होगा मनरेगा का नाम, तो जो मनरेगा की स्थापना करने वाले थे, मनरेगा का कॉन्सेप्ट देने वाली थी, वो थी रोहिणी अय्यर, तो उनका नाम आपको याद रखना है। फिर अब मनरेगा की बात आई है, तो मनरेगा की शुरुआत तो नरेगा से हुई थी। नरेगा 2005 का एक्ट था, इसकी स्थापना जो हुई थी, शुरुआत हुई थी वो 2006 से हुई थी। और 2009 2 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया था, नरेगा का नाम बदल के मनरेगा किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसके तहत जो ग्रामीण मजदूर हैं, ग्रामीण लोग हैं, उनके लिए गारंटी युक्त रोजगार की व्यवस्था की गई है। फिर अभी एक एग्ज़ाम में राजस्थान का कोई सा एग्ज़ाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस स्टेट ने की है, तो ये राजस्थान ने की है। अब राजस्थान की बात आई है, तो राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ग्रामीण ओलंपिक गेम्स का आयोजन कराने वाला जो स्टेट है वो भी राजस्थान है, तो याद रखिएगा। देखिए जिस तरीके से मनरेगा के तहत ग्रामीण लोगों को रोजगार की व्यवस्था की जाती है, उसी तरीके से ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत क्या की जाती है, शहरी लोगों के लिए, जो शहरी पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए क्या की गई है, रोजगार की व्यवस्था की गई है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में चिल्लई कलाई की शुरुआत हुई है, तो ये शुरू हुआ है कहाँ पर,
जम्मू कश्मीर में। देखिए जब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता है तो हम जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना तो हम सीधे क्या करते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो इससे याद रखिएगा चिल्लाई। चिल्लाई का मतलब होता है कड़ाके की ठंडी पड़ना। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर तो वैसे ही वहाँ पर बर्फ़बारी होती रहती है, ठंडा स्टेट है। तो वहाँ पर क्या है कि जो कड़ाके की ठंड पड़ती है उसे क्या कहा जाता है, चिल्लई कला कहा जाता है। और ये लगभग 42 डेज़ के लिए होती है। ठंडी वहाँ पर बहुत अधिक होती है, जिसमें पूरी बर्फ़ पूरे में गिरती है और एक तरीके से बर्फ़ की चादर की तरह से सीन दिखाई देता है। तो ये चिल्लई कला थोड़ा याद रखिएगा, अभी चर्चा में था। फिर 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया? आप जानते हैं कि पहले ये रूस में होने वाला था, लेकिन रूस और यूक्रेन के वॉर के कारण इसको रूस से स्थानांतरित करके इसका ट्रांसफ़र कहाँ करवाने की बात की गई कि 44वां चेस ओलंपियाड चैंपियनशिप होगी, वो चेन्नई में होगी। ये क्वेश्चन भी अभी पूछा गया है एक एग्ज़ाम में कि महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल की जो एक अनावरण है ये कहाँ पर किया गया? तो ये मेडागास्कर में किया गया है। ये भी आपको याद रखिएगा, क्योंकि जब भी भारत के बाहर कोई ऐसी चीज़ होती है, किसी मूर्ति की स्थापना होती है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर स्टैचू की बात आई है तो वैसे मैंने आपको सारे स्टैचू एक बताया था एक दिन, बट हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के केवड़िया में स्थित है। किसका स्टैचू है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है, जिसे हम क्या मनाते हैं, 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ पीस की। तो स्टैचू ऑफ पीस कहाँ पर बना है? तो ये राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में बना है। फिर अभी जो क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जा रहा है वो कौन सा है? वो है स्टैचू ऑफ नॉलेज। तो सबसे अधिक नॉलेजेबल पर्सन हम किसको मानते हैं? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो ये भीमराव अंबेडकर जी का स्टैचू है और ये कहाँ पर बना है? लातूर महाराष्ट्र में बना है। इसको भी याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज। और क्या पूछा जा सकता है आपसे? जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कैंपगोड़ा बेंगलोर में बना है, तो इसको भी याद रखिएगा। इस तरीके से आपको, हाँ एक क्वेश्चन और छूट गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो विश्व में सबसे बड़ी प्रतिमा बनी है शिव जी की, वो विश्वनाथम स्वरूपम करके बनी है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे रिवाइज करते रहिए। देखिए यदि आप हर दिन का करंट अफेयर विथ स्टैटिक फैक्ट पढ़ते हैं तो आपका करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है, अपडेटेड रहने का सब्जेक्ट है कि हर दिन कौन सी ऐसी नई घटनाएं हो रही हैं। तो अगर 10 से 15 मिनट के लेक्चर में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आई थिंक से आपके लिए घाटे का सौदा नहीं है। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज मैंने आपसे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं और दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं कि चाइना में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बी अवेयर, आप भी जहाँ भी भीड़ वाले स्थान पर जाएं, न्यू ईयर आ रहा है तो मास्क लगाएं। तो जो चाइना में जो वेरिएंट फैल रहा है, आप देखते हैं न्यूज़ में कल 3,70,00,000 केसेस एक दिन में निकले हैं। तो याद रखिएगा कि वहाँ पर ऐसा कौन सा वेरिएंट है जो काफ़ी अधिक क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, और इंडिया में भी इसके केसेस निकलना स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको उस वेरिएंट का नाम बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है कि कैंसर की पहली जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी फर्स्ट वैक्सीन बनी है, तो आपको उसका भी नाम बताना है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।